सुप्रभात बच्चों। नवांकुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं वरिष्ठ व्याख्याता PS राजपूत आज एक नए टॉपिक को लेकर के, नए बिंदु को लेकर के उपस्थित हूं। आज हम कक्षा 11 बाड़े संकाय के अंतर्गत, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, सारांश तैयार किए जाते हैं, उसके अंतर्गत एक वीडियो में मैंने आपको व्यापार खाता बनाना बताया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको लाभ हानि खाता बनाना बताया। ये लाभ हानि खाता कैसे तैयार किया की जाती है। ये थोड़ा बच्चों व्यापार खाता लाभ हानि खाते की अपेक्षा तकनीकी रूप से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित प्रारूप होता है और निश्चित आंकड़े जितनी भी जानकारी है बड़े सरल से सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग समझने का प्रयास करें इसको कैसे सर आवाज नहीं आ रही। सुप्रभात बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 बाड़े संकाय के अंतर्गत हमारा जो विषय है वही खाता, इसके अंतर्गत हम चिट्ठा जो हमारा टॉपिक है, बैलेंस शीट जो टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको वित्तीय विवरण के अंतर्गत व्यापार खाता कैसे तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाता कैसे तैयार किया जाता है। आपको मालूम है कि दोहरा लेखा प्रणाली में कोई भी व्यापारी या कोई भी संस्था हिसाब किताब रखती है तो साल के अंत में सारांश जानने के लिए एक व्यापार खाता तैयार आवाज नहीं आ रही। पर हम विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम चिट्ठे के विषय में चर्चा करेंगे, चिट्ठा कैसे तैयार किया जाता है। तो चिट्ठा तैयार करने के लिए बच्चों चिट्ठा तैयार करने से पहले हमें व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाना होता है। इसके बाद चिट्ठा तैयार होता है, अर्थात वित्तीय विवरणों को बनाने का एक निश्चित क्रम होता है। पहले व्यापार खाता बनता है, फिर लाभ हानि खाता बनता है और इसके बाद चिट्ठा बनता है। तो चिट्ठा कोई खाता नहीं है, एक विवरण है जिसके विषय में हम विस्तार से लेखांकन समीकरण के अंतर्गत हम पहुंच जाएंगे। लेखांकन समीकरण में जैसे
लेखांकन समीकरण के माध्यम से वहां हमने आपको बताया था कि किस तरह संपत्तियों का योग दायित्वों के योग के बराबर होता है। चलिए, तो आज हम चिट्ठे के विषय में बात करते हैं, चिट्ठा कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालते हैं हम चिट्ठे की, और जिस तारीख विशेष को चिट्ठा तैयार किया जाता है वो तारीख लिखी जाती है। तो आज जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 554 पर जो आपका सवाल है उसको हल करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों चिट्ठा तैयार करते समय ये ध्यान रखना है, हमें इसकी हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद जिस तारीख विशेष को हम चिट्ठा तैयार कर रहे हैं वो तारीख ऊपर डालते हैं, 31 मार्च 2017 को। बच्चों ये तारीख विशेष को होता है व्यापार खाता, और जो लाभानी खाता होता है वो साल भर के लिए होता है, साल भर के लिए तैयार किया जाता है। तो वहां जो डेट लिखी जाती है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार है व्यापार खाता लाभानी खाता। और चिट्ठा बच्चों तारीख विशेष को होता है, तारीख विशेष को हमारी व्यापार की आर्थिक स्थिति को ये प्रदर्शित करता है। तो ये चिट्ठा हो गया बच्चों। इसमें दो पक्ष होते हैं, इसको तुलन पत्र या पक्का आंकड़ा या बैलेंसी, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें बच्चों ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं। इसमें जो होता है बाईं ओर का जो भाग होता है इसको बच्चों हम दायित्व के नाम से जानते हैं, जितने दायित्व होंगे वो लिखे जाएंगे। दूसरा कॉलम रकम का होता है और तीसरा कॉलम संपत्तियों या परिसंपत्तियों का होता है। ये इस तरह से तैयार होता है ये। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं, ऐसा टू वाई का इस्तेमाल नहीं होगा, एक विवरण है। और दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि अंतिम खाते बनाने के लिए हम सभी खातों के बैलेंस को हम तलपट के रूप में लेके आते हैं, तलपट तैयार करते हैं। तलपट बनाने का उद्देश्य खातों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण करना होता है, और दूसरा हमें व्यापार खाता लाभानी खाता और चिट्ठा अर्थात वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो राशियां चाहिए, जो आंकड़े चाहिए वो हमें तलपट से ही प्राप्त होते हैं। तो कुछ खाते आपने जैसे कि देखा कि व्यापार खाते में जाकर के बंद हो गए आपके, कुछ खाते ऐसे हैं जो आपके लाभ हानि खाते में जाकर के बंद हो गए। अब बाकी ये तारीख विशेष को किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है। ये बताता है कि तारीख विशेष को हमारा कितना कितना दायित्व है और कितनी कितनी संपत्ति है, ये इसकी जानकारी हमें इससे पता चलती है। चलिए बच्चों, चिट्ठे बनाने के जो तरीके हैं वो दो हैं, दो तरीके से तैयार किया जाता है। ये टी शेप में है। तो एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में चिट्ठे बनाने के लिए तो आप ऐसा निश्चित वो नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में इसी रूप में इसको तैयार करें। सामान्यतः एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में क्षितिज, इसको हॉरिजेंटल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, टी शेप में जाना जाता है, इस शेप में ही बनाते हैं। पर कंपनी अधिनियम 2013 ये कहता है कि कंपनियों को जो चिट्ठा है एक निश्चित प्रारूप पर वर्टिकल स्टाइल में ही उनको तैयार करना होता है, जिसके विषय में आप अगली कक्षाओं में सीखेंगे। कक्षा 12 में इसके विषय में बताया जाएगा। अभी हम केवल यहाँ ये बात करते हैं कि एकाकी व्यापार हो या साझेदारी व्यापार हो, उसमें चिट्ठे का जो फॉर्मेट है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना होता है। ये बच्चों क्षितिज या समतल या टी शेप या हॉरिजेंटल फॉर्मेट के रूप से इसको जाना जाता है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित और कौन कौन सी बात है बीच बीच में बोलते चला जाऊंगा, आप ध्यान से सुने। नंबर 1 बच्चों, दायित्व से मतलब क्या होता है, एक संक्षेप में एक बात से आपको दोहरा दे रहे हैं। दायित्व किसे कहा जाता है? दायित्व से मतलब तारीख विशेष को जो पैसा व्यापार को लौटाना होता है, किसी को देना होता है, वो दायित्व के नाम से जाने जाते हैं।
मोटे तौर पर बच्चों दायित्व दो ही तरह के होते हैं आपके, एक स्थायी दायित्व होते हैं और एक चालू दायित्व होते हैं। संपत्तियां भी बच्चों मोटे तौर पर दो ही प्रकार की होती हैं, एक स्थायी संपत्तियां होती हैं और एक चालू संपत्तियां होती हैं। ये एक सरल सा प्रश्न हो गया, सरल सा इसका आंसर हो गया। और फिर दायित्वों को अन्य तरह से भी वर्गीकृत किया गया है, संपत्तियों को भी अन्य तरह से वर्गीकृत किया गया है। धीरे धीरे करके मैं आपको सारी बातों पर प्रकाश डालता हूँ। बट मोटे तौर पर दायित्व से मतलब वो राशियों से होगा जो तारीख विशेष को व्यापार को किसी को देना होती है, लौटाना। जैसे पूंजी व्यापार का दायित्व होता है, पूंजी व्यापार को अपने व्यापारी को लौटाना होती है। लेनदारों से हमने जो माल या अन्य सेवाएं ली है तो उनको पैसा लौटाना, बैंक से हमने लोन लिया है तो पैसा हमें लौटाना होता है। तो इस तरह से जो तारीख विशेष को हमें पैसा देना बचा है वो सब दायित्व के नाम से जाने जाते हैं। वो मैं यहाँ लिखूंगा। उनका लिखने का बच्चों एक निश्चित क्रम होता है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन होता है करना कि उनको एक निश्चित क्रम में ही आपको लिखना होता है। ऐसे ही बच्चों संपत्तियां भी दो, एक स्थायी संपत्तियां होती है और एक चालू संपत्तियां होती है। मोटे तौर पर संपत्तियों को दो ही भागों में बांटे। संपत्ति हुई वो हमारे पास संपत्तियों की परिभाषा ये होती है कि जो व्यापार संचालन करने में हमारे लिए मददगार होती है, वो सारी चीजें हमारी संपत्तियों के नाम से जानी जाती है। तो एक स्थायी संपत्तियां, दूसरी चालू। स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो खरीदने के बाद लंबे समय तक या एक वर्ष से अधिक तक हमारे व्यापार में उपयोग में आती है। जैसे आपके व्यापार में फर्नीचर होता है, भवन होता है, मशीनरी होती है और पंखा है, कंप्यूटर है, जनरेटर है। ये आदि चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार खरीदने के बाद दीर्घ काल तक हमारे साथ उपयोग में आती हैं और इससे हम लाभ कमाते हैं, तो वो स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। चालू संपत्तियां बच्चों उनको बोलते हैं जिनकी अवधि सामान्यतः एक वर्ष के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित हो जाने से होती है। रोकड़ में परिवर्तित करने की क्षमता से हम उनको चालू संपत्तियों की श्रेणी में मापते हैं। समय समय पर इस पर मैं और बोलता रहूंगा, बात करता रहूंगा। चलिए सबसे पहले अब आपको ये करना है कि दायित्व को किस क्रम में लिखना है और संपत्ति। इसके लिखने के बच्चों दो क्रम है, एक स्थायित्व का क्रम होता है, एक तरलता का क्रम होता है। ऐसा कुछ परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि आपको चिट्ठा किस क्रम में बनाना है। जिस क्रम में आपको समझ में आ जाए, जिस क्रम वो आपको अच्छा लगे, उस क्रम में आप चिट्ठे को तैयार कर सकते हैं। तो मैं बच्चों आपको दोनों क्रम के विषय में जानकारी दूंगा, बट यहाँ मैं चिट्ठा जो बनाऊंगा वो स्थिरता के क्रम में बनाऊंगा, स्थायित्व के क्रम में बना के तैयार करके आपको बताऊंगा कि स्थायित्व के क्रम में आपका जो चिट्ठा है कैसे तैयार होता है। तो देखिए स्थायित्व के क्रम से मतलब क्या होता है ये समझ लें। तो पहले वो दायित्व लिखूंगा जिसका भुगतान सबसे बाद में होगा। व्यापार के जीवन काल में हम सबसे बाद में करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। ये जीवन काल, हाँ हेलो, जिनका जीवन काल जितना अधिक स्थिर होता है, लंबे समय तक काम है, वो स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। संपत्तियों को लिखने के क्रम को हम रोकड़ में परिवर्तित करने से मापते हैं। जो संपत्ति सबसे बाद में रोकड़ में परिवर्तित होगी वो संपत्ति हम पहले लिखेंगे, सबसे बाद में जो होगी, और जो सबसे जल्दी होगी उसको नीचे लिखेंगे। अब मैं लिख के बताता हूं तो आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो दोनों क्रम देखिए। सवाल क्रमांक आप 7 देखिए और साथ में आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पूंजी लिखी जाती है स्थिरता के क्रम। पूंजी एक ऐसा दायित्व होता है जो व्यापार के जीवन काल में कभी भी वापिस नहीं होता है। तो पूंजी की राशि जो है बच्चों 75,000 रुपए है। इसका लिखने का क्रम देख लीजिए, हर बैलेंस शीट में एक ही ढंग से लिखना है। स्थिरता के क्रम में बच्चों हम पहले दायित्व में हम पूंजी को लिखते हैं कि पूंजी एक ऐसा दायित्व होता है, दीर्घकालिक दायित्व होता है जो व्यवसाय के जीवन काल में कभी इसका भुगतान नहीं होता, केवल समापन की स्थिति में इसको हम वापस करते हैं। तो सबसे पहले पूंजी लिखते हैं और बच्चों इसमें शुद्ध लाभ को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये आपको सीखना है।
तो शुद्ध लाभ प्रश्न में दिया रहेगा। शुद्ध लाभ यहाँ प्रश्न में दिया है 16,000 रुपए। 16,000 को मैं इसमें जोड़ दूंगा। जोड़ लगा दीजिए जी, कितना हो गया? 91,000 हो गया आपका। 6 और 5 11, 8 और 1 9। इसमें से बच्चों आहरण को घटाते हैं। आहरण की राशि को हम माइनस कर देते हैं। आहरण कितना दिया है? 2,500। घटा दीजिए और घटा करके यहां लिख देते। 0 0, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 2 गए तो 88,500। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि शुद्ध हानि होती तो बच्चों ये भी घटती, हानि भी घटती और ये एक तरह से पूंजी खाता बन गया है। इसको मैं अलग से बता के बताऊंगा। यदि हम पूंजी खाता बनाएंगे तो ये खाते के ये क्रेडिट पक्ष में होगा, ये भी क्रेडिट। प्लस करने का मतलब है कि ये पूंजी खाते की ये क्रेडिट पक्ष की मद है। पूंजी खाता बच्चों जैसे कि आप जानते हैं हमेशा क्रेडिट होता है। लाभ जो हमने लाभ हानि खाता कल मैंने आपको बनाकर बताया था, लाभ हानि खाते में आपको बताया था कि लाभ हानि खाता डेबिट होता है और पूंजी खाता क्रेडिट होता है। एक जनरल एंट्री मैंने आपको पास करके बताई थी। तो ये पूंजी खाते के क्रेडिट में जा रहा है। तो दोनों का जोड़ हमारा जो हो गया 91,000 हो गया। आहरण खाते का जो बैलेंस होता है बच्चों वो डेबिट होता है और आहरण खाता पूंजी खाते में जाकर के बंद करते, अर्थात इसको घटाते। एक तरह से ये पूंजी खाता बन गया है। तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। बट यहाँ ध्यान रखना है, यदि कभी शुद्ध हानि है तो उसको भी घटाएंगे, फिर पूंजी में से हानि भी घटेगी और आहरण भी घटेगी। ये व्यापार का सबसे स्थिर दायित्व होता है। ये पूंजी आहरण खाता पूंजी खाते का ही भाग होता है। ये भी व्यक्तिगत खाता है, ये भी व्यक्तिगत है। ये व्यापार के स्वामी के दोनों खाते होते हैं। शुरू में आपको बताया था कि लाभ होने से पूंजी बढ़ती है और हानि होने से घटती है। देखिए कैसे बढ़ रही है। पहले जो पूंजी 75,000 थी, 16,000 का लाभ कमाया तो 91,000। ठीक है, हर सवाल में इसको ऐसे लिखें। अब देखिए इसमें और कौन कौन से दायित्व हैं। तो जहां जो दायित्व प्रश्न में जो राशियां दी हैं उसमें हमें इनको लिखना है। तो अगला दायित्व जो है वो जो ऋण का है, ऋण या बैंक ऋण है, कुछ नहीं दिया है तो इसको दीर्घकालिक ही मानते हैं। ऋण की राशि जो दी है आपकी कितनी दी है? 5,000 रुपए की। ये 5,000 आ गया। ये मैं स्थिरता के क्रम, स्थिरता का क्रम है कि वह दायित्व सबसे पहले लिखो जो व्यापार में सबसे बाद में चुकाएंगे, बाद में लौटाएंगे। तो पूंजी एक ऐसा दायित्व होता है जो सबसे बाद में लौटाया जाता है। इसके पहले फिर किस दायित्व का भुगतान करते हैं? वो ऋण है, बैंक ऋण है। कोई भी ऋण होगा तो उसका पहला भुगतान करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आपके आते हैं लेनदार आते हैं। लेनदारों को हम पैसा देते हैं। लेनदार प्रश्न में हमारे 8,000। ये देय विपत्र देय पत्र आपका 2,000 रुपए की है। और देखिए कौन कौन से दायित्व हैं। लेनदार हो गए, देनदार संपत्तियां होती हैं, देय पत्र दायित्व हो गए, रोकड़ संपत्ति होती है, फर्नीचर संपत्ति होती है, पूंजी हो गया, स्टॉक, प्राप्य पत्र, ऋण। ये दायित्व का क्रम हो गया। ये स्थिरता का क्रम है। इसको स्थिरता का, जब हम लौटाएंगे तो सबसे पहले इसको लौटाएंगे, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। इसको मैं तरलता के क्रम में लिखना चाहूं तो पहले इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, लास्ट में इसको लिखूंगा। ये चिट्ठा स्थिरता के क्रम में। स्थिरता का क्रम मतलब वो दायित्व सबसे पहले लिखना है जिसका सबसे आखिरी में भुगतान, और वो दायित्व सबसे लास्ट में लिखना है जिसका सबसे पहले भुगतान। और यदि मैं इसको तरलता के क्रम में लेना चाहूं तो ये फिर नंबर 1 पर यहाँ आ जाएगा, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पर ही आ जाएगा। तो ये बच्चों कहलाता है चिट्ठी का स्थिरता का क्रम और तरलता का क्रम कहलाता है। तो बनाने के प्रारूप के हिसाब से तो टी शीट नहीं तैयार करते हैं। परंपरागत रूप से अभी तक हम जो देखते चले आ रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं कि एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में चिट्ठी को इसी फॉर्मेट में तैयार किया। कंपनी व्यवसाय में जरूर बच्चों चिट्ठी का बनाने का निश्चित प्रारूप हो गया है। वो आप कक्षा 12 में आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे इसके लिए।
तो ये हर सवाल में मोटे तौर पर आपको मिलेंगे। इन सबको हम दायित्व कहते हैं। पूंजी व्यापार का दायित्व है। ऋण, बैंक ऋण, किसी से भी ऋण लिया है वो दायित्व होता है। लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने माल खरीदा होता है। देय विपत्र भी बच्चों लेनदारों का ही एक स्वरूप मिल जाएंगे। इसी तरह से बच्चों संपत्ति या पिछे में दायित्वों को हमने स्थिरता के क्रम में लिखा है, तो संपत्तियों को भी बच्चों हम स्थिरता के क्रम में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वह संपत्ति लिखेंगे जो सबसे बाद में रोकड़ में परिवर्तित हुई। तो भवन देखिए, भवन जो है आपका 50,000 का है। भवन एक ऐसी स्थायी संपत्ति होती है, सबसे स्थायी संपत्ति होती है। फिर यह का 1,500 रुपए, 1,500 रुपए का फर्नीचर है। इकाई का अंक इकाई के नीचे लिखें, दहाई का अंक दहाई के, ताकि आपको जोड़ लगाने में सुविधा रहे। तो ये मैं संपत्तियों का वर्गीकरण करने की दृष्टि से बताऊं तो ये तीनों संपत्तियां स्थायी संपत्ति हैं। ये व्यापार का सबसे स्थायी दायित्व होता है, दीर्घकालिक दायित्व की श्रेणी में आता है। ऋण को भी अपन इसी में ले लेते हैं। अब ऋण के विषय में चूंकि बच्चों को दिया नहीं है यहाँ पर, तो ये अल्पकालिक भी हो सकता है, और इनको मैं चालू दायित्व मान लेता हूँ। ये आपके होती है दीर्घकालीन, बोलते हैं इनको दीर्घकालीन दायित्व के नाम से बोलते हैं। दीर्घकालीन दायित्व हो गए आपको, है ये जानकारी के लिए बताई जा रही है। आपके चालू दायित्व कहलाते हैं। चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जिन एक वित्त वर्ष के अंत में कर देते हैं। तो यह मोटे तौर पर इस, लेकिन आप प्रश्नों में, थ्योरी के प्रश्नों में आप दीर्घकालीन दायित्व वे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान लौटाना होता है, और चालू दायित्व ये होते हैं जिनको हम एक वर्ष के अंतर्गत भुगतान। तो ऋण के विषय में बच्चों यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो मैंने इसको अल्पकालिक ही मानकर लिख दिया। दीर्घकालिक भी हो, ऋण दीर्घकालिक होते हैं। ऋण पत्र हमेशा दीर्घकालिक होते हैं। धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। तो अभी यहाँ लिखना ही है, सिर्फ जानकारी के बतौर मैंने ये आपको दी है। तो इसके विषय में आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये दायित्व। अब संपत्तियों की बात करूं तो ये तीनों संपत्तियां आपकी स्थायी संपत्ति कहलाएंगी। तो स्थायी संपत्ति बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जहां आपको स्थायी संपत्तियों के विषय में पूछा जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब के बाद बच्चों स्कंद आता है, स्टॉक आता है, अंतिम स्कंद आता है। मत होती है ये हमेशा दो स्थानों पर। जैसे तलपट अपन बनाते हैं तो तलपट के बाहर अपन अंतिम स्कंद को तलपट में नहीं लिखा जाता है। दोहरा लेखा का रूल्स कहता है कि इसकी एंट्री जब तक दो स्थान आएगी, एक खाता डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, तब तक ये इसका हम इसको क्रेडिट में लिख देते हैं। खाते हैं, ये खातों होता है, ठीक है, ये खातों का बैलेंस क्रेडिट। और ये संपत्ति पक्ष में जितनी भी मदद लिखी जा रही है वो सारी संपत्तियों का है। स्कंद कितने का है? 4। देयपत्र, अब रोकड़ बची है, फर्नीचर, स्कंद, प्राप्तिपत्र, आहारण हो गया, भवन हो गए, रोकड़। यहाँ यदि बैंक होता तो बैंक आता, और सबसे पहले अंत में लिखी जाएगी जो रोकड़ है। रोकड़ शेष कितना दिया है? रोकड़ शेष व्यापार की संपत्ति होती है 3,000 रुपये दिया है। ये 3,000 रुपये है। प्राप्त पत्र भी 3,000 का है। ये बच्चों आपका चिट्ठा तैयार हो गया। ये इतनी जो चीजें हैं, ये स्थायी दायित्व कहलाती हैं। स्थायी दायित्व या दीर्घकालिक दायित्व, और ये चालू दायित्व कहलाते हैं।
इनका लिखने का एक निश्चित क्रम है, इसी क्रम में लिखे जाएंगे। ये स्थिरता में बना हुआ है, स्थिरता के क्रम में मेरा चिट्ठा बना हुआ। अब इसको मुझे तरलता में बदलना है तो दायित्वों को विपरीत क्रम में लिखूंगा। पहले ये लिखूंगा, ये यहाँ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे आएगा, और जब ये तरलता के क्रम में होगा तो ये भी मुझे तरलता के क्रम में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आएगा। तो ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं होता है कि परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि चिट्ठा आपको किस क्रम में बनाना है। और चिट्ठा बनाने के दो तरीके हैं, एक स्थिरता का क्रम और एक तरलता का। तो अब आप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिरता का मतलब क्या है और तरलता का तात्पर्य क्या है। ठीक है। और स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं, चालू संपत्ति किसे कहते हैं, चालू दायित्व किसे कहते हैं, स्थायी दायित्व किसे कहते हैं, दीर्घकालिक दायित्व किसे कहते हैं। ये चिट्ठा जो आपका बना है वो टी शेप में बना है, टी आकार में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, क्षितिज समतल में बना है। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में चिट्ठी को इसी फॉर्मेट में सामान्यतः परंपरागत ढंग से तैयार करते चले आए। अब आप देखेंगे तो चिट्ठी के दोनों पक्षों का योग आपका बराबर आ जाएगा। जोड़ लगा के आप देख लीजिए। यही चीज हमने प्रारंभ में लेखांकन समीकरण के अंतर्गत पढ़ी थी। वहां दायित्वों का जोड़ और संपत्तियों का जोड़ हमेशा बराबर चलेगा, क्योंकि दोहरा लेखा का यही तो सिद्धांत है कि जितनी राशि आपने डेबिट की है उतनी राशि आपकी क्रेडिट होती है, और लास्ट तक आप चढ़ेंगे तो आपके दोनों पक्षों का योग हमेशा बिल्कुल बराबर चलेगा, बराबर आएगा। और सारांश के रूप में जब हम आएंगे तो सारांश का योग भी बच्चों हमारा बराबर आ जाएगा। चिट्ठी का जोड़ लगा के देखते हैं, देखो कितना आता है। जोड़ लगा दी, जोड़ हमेशा एक शीट में हो गया, इसको चिट्ठा बोलते हैं, बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट है 0005, 13, 5, 18, 19, 20, 10, 8, 5, 13, ये 3 और ये 10, 1,03,000। इधर का जोड़ी बच्चों 1,03,000 ही हुआ है। जोड़ कर लगा के देख लीजिए, आता बराबर ही है। 5, 5, 4, 9, 3, 12, 6, 2, 8, 4, 12, 13, 6, 3, 9 और 1, 10। ये चिट्ठे का जोड़ बराबर आ गया। इसको चिट्ठा के नाम से हम जानते हैं। चिट्ठा इस तरह से तैयार किया जाता है आपके लिए दोनों पक्षों में। चिट्ठा बनाने के लिए बच्चों कोई बहिए नहीं होती, एक साधारण कागज पर तैयार करके फाइल में लग लेते हैं। जो जिन फर्मों का ऑडिट होता है वो ऑडिटर द्वारा तैयार किया जाता है, बुकलेट के रूप में हो जाता है। इसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे करके हम इसके विस्तार पर चले जाएंगे। ये दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम बिंदु होता है, अंतिम काम होता है दोहरा लेखा प्रणाली में। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत ये चिट्ठा बन जाने के बाद फिर अगले साल से फिर जनरल, सहायक बही है, खाता बही, फिर वही अंतिम खाते, इस क्रम में हम चलते रहते हैं। तो पहले अध्याय में मैंने आपको बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के 3 चरण होते हैं। एक प्रारंभिक लेखा, इसके अंदर जनरल और सहायक बही है। फिर दूसरा वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम खाता बही का तो व्यापार खाता बन गया आपका, लाभ खाता लाभ, और ये चिट्ठा बन गया। तो चिट्ठी के हर सवाल का चिट्ठा आपका ऐसे तैयार। तरल इसका क्रम का जरूर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आप स्थिरता के क्रम में बना रहे हैं या तरलता के क्रम में बना रहे हैं। क्रम के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बट ये ध्यान रखना है कि ये स्थिरता के क्रम में है तो ये भी स्थिरता के क्रम में रखेंगे, और इनको यदि तरलता के क्रम में रखना है तो इनको तरल। या तरलता से मतलब संपत्तियों को तरलता से मतलब हो जाता है रोकड़ में परिवर्तित करने से होता है तरलता, और दायित्वों का तरलता से मतलब भुगतान करने की अवधि से होता है कि इसका भुगतान हम कितने अवधि में करेंगे। जितना जिस दायित्व का भुगतान जितना बाद में करेंगे वो उतना ही हमारा स्थायी दायित्व के नाम से कहलाएगा। क्योंकि पूंजी एक ऐसा दायित्व होता है बच्चों, कंपनी के जीवन काल में कभी भुगतान नहीं होता। ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। इसको बैलेंस ज्ञान हो रहा है, चालू दायित्व, स्थायी कलर। ये आर्थिक स्थिति का व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके दायित्व कितने हैं, उसकी संपत्तियों का जोड़ हमेशा दायित्वों के जोड़ के बराबर होता है। ये हमने प्रारंभ में ही लेखांकन समीकरण तैयार करते समय सीखा था कि किस तरह से संपत्ति।
आप कितना ही लेखांकन का काम करते थे, लास्ट में जाकर के आपकी संपत्ति और दायित्वों का जोड़ हमेशा बराबर। ये भी प्रश्न हो गया बच्चों आपका, स्थायी संपत्ति है, ये क्रमांकन कहलाता है, इसको क्रमांकन बोला जाता है। क्रम बंधन, एक क्रम में लिखना, वही खाते की भाषा में इसको क्रमांकन बोला जाता है, क्रम बंधन बोला जाता है। एक निश्चित क्रम में लिखना, इनको निश्चित क्रम में ही बच्चों आपको लिखना पड़े। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करने से, लिखने से ही आपको आदत में आ जाएगा और सीख जाएंगे। और एक काम और होता है इसमें, एकत्रीकरण का काम होता है। एकत्रीकरण से तात्पर्य ये होता है कि जैसे ये शब्द आप देख रहे हैं देनदार, तो देनदार वे व्यक्ति हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो बहुत कई लोगों से हमें पैसा लेना होता है, तो उतने सारे लोगों का नाम हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। उन जितने लोगों से पैसा लेना है उनको हम देनदार या विविध देनदारी बच्चों इनको बोला जाता है। विविध देनदार के नाम से भी लिख सकते हैं इसको, विविध देनदार शब्द भी कहीं कहीं आएगा, ऐसे ही है। तो ये सारे वे व्यक्ति हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो चिट्ठा बनाने से पहले हम एकत्रीकरण का काम करते हैं। एकत्रीकरण का काम आपको करना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एकत्रीकरण क्या होता है। तो चिट्ठा बनाने में तो आपको सीधे देनदार, तो आपको ये पता होना चाहिए देनदार है कौन। ये सारे लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। ऐसे ही ये प्राप्ति पत्र, हमें बहुत सारे लोगों से बिल पर स्वीकृति मिली है, तो उन सबके नाम ना लिख करके सिंगल वर्ड डाले। ऐसे ही बच्चों अब स्कंद के अंतर्गत भी आप देखें तो स्कंद तो उसका मूल्यांकन करते समय एक ही वर्ण, विनियोग होते हैं, बहुत सारे विनियोग होते हैं, बहुत सारी कंपनियों में हमने पैसा लगाया होता है, बहुत सारी जगह विनियोग किया होता है, तो उनको भी हम एक वर्ड के रूप में, वो एक प्रक्रिया बही खाते की दृष्टि से, बही खाते की भाषा में इसको एकत्रीकरण करना बोला जाता है, इकट्ठा करना। ऐसे ही लेनदार भी हमें बहुत सारे लोगों को पैसा देना, तो सारे लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, सारे लोगों को एक सिंगल शब्द में लेनदार, या भी इसको विविध लेनदार या ऋणदाता भी बोलते हैं, ये ऋणी और ऋणदाता के नाम। ऐसे ही देय पत्र, हमें बहुत सारे बिलों पर हमने स्वीकृति दी होगी, तो कितने लोगों को स्वीकृति दी और सबके नाम नहीं आएंगे, सबके नाम का जो जोड़ आएगा उसको हम यहाँ करके लिखें। तो ये एकत्रीकरण के अंतर्गत आ जाती है कि ऐसा क्वेश्चन दिया, एकत्रीकरण से क्या मतलब है। एकत्रीकरण से मतलब है एक ही प्रकृति, एक ही स्वभाव के सारे खातों के जोड़ को एक नाम से हम चिट्ठी में दर्शाएंगे। जैसे कि हमें जिन लोगों से पैसा लेना होता है वो देनदार होते हैं, विविध देनदार के नाम। बहुत सारे लोगों से हमें स्वीकृति मिली होती है तो उनको प्राप्य पत्र के नाम से। बहुत सारे लोगों से हमने माल खरीदा होता है उनको लेनदार के नाम से। बहुत सारे लोगों को हमने स्वीकृति दे रखी है उसको देय पत्र के नाम से लिखा। ये एकत्र, और ये क्रम बंधन या क्रमांकन कहलाता है। चिट्ठी में प्रत्येक दायित्व, प्रत्येक संपत्ति को एक निश्चित क्रम में लिखा जाना है, के क्रम में बना के। इसी चिट्ठी को तरलता के क्रम में बनाना होगा तो मैंने अभी बता दिया है कि ये जो मदें अभी जिस क्रम में, इनको आप विपरीत क्रम में ले जाइए। बट ये ध्यान रखना कि दोनों के क्रम एक जैसे, ऐसा नहीं है कि संपत्तियां स्थिरता के क्रम में हो और दायित्वता के क्रम, दोनों का क्रम आपको एक जैसा रखना है। और जैसे ही आप 2-4 सवाल हल करेंगे तो आसानी से ये आप सीख जाएंगे। इसे बच्चों जो हम चिट्ठी के नाम से, बैलेंस शीट के नाम से, तुलन पत्र के नाम से जानते हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम काम होता है। अंतिम काम यहाँ खत्म हो जाता है, फिर अगले वर्ष से ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।